ब्रिक्स देशों का खतरनाक प्लान। यूएसए, कनाडा एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर एंग्री। भारत, रूस एवं चीन की बड़ी चाल समझते हैं एक छोटे से डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज की सबसे बड़ी न्यूज है, क्या डॉलर को रौंद पाएगी रूस, चीन और भारत की स्ट्रेटेजी? भारत भी अहम किरदार, अमेरिकी डॉलर कैसे बना सबसे पावरफुल करेंसी? सब जानेंगे डिटेल में। और क्या कुछ ब्रिक्स समिट से निकल के बाहर आ रहा है, उसको भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। तो बताते चले आप लोगों को कि दूसरे विश्व युद्ध तक ज्यादातर देशों के पास जितना सोने का भंडार होता था, वो उतनी ही वैल्यू की करेंसी जारी करते थे। 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स मिले और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार था और वो दुनिया की सबसे बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्था था। 80 साल बाद यानी कि 2024 में दुनिया का 80% व्यापार और 58% पेमेंट डॉलर में होता था। साथ ही दुनिया का 64% लोन और 59% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में है। अमेरिकी डॉलर के इसी दबदबे को कम करने की कोशिश होती रही है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की 16वीं समिट हो रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। यहाँ पे डॉलराइजेशन और न्यू पेमेंट सिस्टम अहम एजेंडा रहा। मुख्य बातें उसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमते नजर आई। तो पहला प्रश्न जो क्या सबके मन में बनता है कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कैसे बना, ये जानते हैं। मान लीजिए भारत को पाकिस्तान की करेंसी पर भरोसा नहीं है, ऐसे में वो पाकिस्तानी करेंसी में व्यापार नहीं करेगा। ऐसे ही समस्या के लिए 1944 में तमाम देशों ने मिलकर डॉलर को बेस करेंसी बनाया था। यानी भारत पाकिस्तान से डॉलर में कारोबार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे देगा। ये व्यवस्था करीब 3 दशक तक चली। डॉलर दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी बन चुका था। लेकिन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और उसके बदले में सोना लेते थे। इससे अमेरिका का सोने का भंडार खत्म होने लगा। डॉलर की मजबूती की एक और बड़ी वजह है, दरअसल 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी अरब के साथ एक करार किया। करार की शर्त थी कि उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा और बदले में सऊदी अरब डॉलर में तेल बेचेगा। यानी अगर देशों को तेल खरीदना है तो उनके पास डॉलर होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न जो सबके मन में उठता है, डॉलर की पावर के दम पर अमेरिका बैठे बिठाए कैसे अरबों कमाता है? तो बता दें, हम किसी चीज को खरीदने के लिए कई तरीकों से उसका दाम चुकाते हैं, जैसे कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई ट्रांसफर। ऐसे ही दुनिया भर के देश आपस में व्यापार करने के लिए अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए अमेरिका बैठे बिठाए अरबों कमाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, स्विफ्ट नेटवर्क आखिर है क्या? तो जान लीजिए, मान लीजिए अडानी ग्रुप को पाकिस्तान के किसी कारोबार से $10,000 की सूरजमुखी खरीदना है। स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए ये ट्रांजैक्शन 5 स्टेप में होगा। सबसे पहले अडानी ग्रुप अपने भारतीय बैंक को $10,000 के बराबर भारतीय रुपया भेजेगा। भारतीय बैंकों का अमेरिकी बैंक में खाता होता है, वहां से वो डॉलर में एक्सचेंज करके पेमेंट करने को कहेंगे। इसके बाद स्टेप 3 क्या होता है, भारतीय खाते अपना अमेरिकी बैंक दूसरे पाकिस्तानी खाते वाले अमेरिकी बैंक में पैसा ट्रांसफर करेगा। और फोर्थ स्टेप, दूसरा अमेरिकी बैंक पाकिस्तानी बैंक में पैसे ट्रांसफर करेगा। पांचवा और लास्ट स्टेप क्या होता है, पाकिस्तानी बैंक से कारोबारी $10,000 के बराबर पाकिस्तानी रुपए निकाल सकता है। तो ये आपका स्विफ्ट प्रणाली है, जिसके थ्रू जो है पेमेंट की बात कही जाती है। 1973 में 22 देशों के 518 बैंक के साथ स्विफ्ट नेटवर्क शुरू हुआ था। फिलहाल इसमें 200 से ज्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं, जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। अब सारा पैसा तो व्यापार में लगा नहीं होता है, इसलिए देश अपने एक्स्ट्रा पैसे को अमेरिकी बॉन्ड में लगा देते हैं, जिससे कुछ ब्याज मिलता है और सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि भारत की इकोनॉमी से भी दोगुना ज्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिकी अपनी ग्रोथ में करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में जो उठता है, डॉलर को रिप्लेस करने के लिए चीन रूस क्या कोशिश कर रहे हैं? इसको समझते हैं ब्रिक्स समिट के द्वारा। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादन करने वाला देश है। उसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं। अप्रैल 2022 में रूस ने नेचुरल गैस खरीदने वाले यूरोपीय यूनियन के देशों से कहा कि वो डॉलर या यूरो के बजाय बिल का भुगतान रूबल में करे। यानी जो देश पहले रूस से गैस खरीदने के लिए अमेरिकी बैंक में डॉलर रिजर्व रखते थे, उन्हें रूसी सेंट्रल बैंक में रूबल रिजर्व रखना पड़ा। इसी तरह बाकी चीजों के निर्यात के लिए भी रूस ने अनफ्रेंडली देशों से रूबल में पेमेंट करने की मांग की। इसकी वजह से रूस के गैस एक्सपोर्ट में गिरावट आई। यूरोपीय यूनियन 2021 तक करीब 40% गैस रूस से इंपोर्ट करता था, जो 2023 में घटकर लगभग 8% हो गया। जून 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के
करेंसी का एक नया इंटरनेशनल रिजर्व बनाने की बात कही थी। पुतिन के प्रपोजल पर ब्रिक्स देशों में शामिल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका विचार कर रहे हैं। डॉलर को युआन से रिप्लेस करने के लिए भी चीन की कोशिश है। स्विफ्ट की तरह चीन ने सेंट्रल बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना से CIPS नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 117 देशों के 1551 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 123.06 ट्रिलियन युआन मतलब चीन करेंसी से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दो देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। नवंबर 2023 में चीन ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया। इनमें 3 साल के लिए डॉलर की बजाय युआन का इस्तेमाल कर करेंसी स्वैप की जाएगी, जिसकी वैल्यू लगभग 6.93 बिलियन डॉलर है। इससे डॉलर का दबदबा जो है कम होगा। चौथा सवाल आपके मन में उठता होगा, 2024 की ब्रिक्स समिट में इसे लेकर क्या हो रहा है, इसमें भारत का क्या खेल रहेगा। तो 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में ब्रिक्स की 16वीं समिट चल रही है। यानी इस बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। 19 अक्टूबर 2024 को पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स करेंसी में अभी समय लग सकता है। ब्रिक्स अभी नेशनल करेंसी के उपयोग को बढ़ाने और इसे सुरक्षित बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है। विदेशी मामलों के जानकार और JNU में प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि इस समिट में ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसकी जगह डॉलर के महत्व को धीरे धीरे कम करने पर बात की जा रही है। पुतिन ने भी ये कहा कि ब्रिक्स एक सिस्टम की बात कर रहा है जो ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले ट्रेड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड्स में डॉलर, यूरो जैसी वेस्टर्न करेंसी का इस्तेमाल ना किया जाए। इस न्यूज के बाद यूएसए समेत पश्चिमी देश सख्ते में आ गए, काफी एंग्री मोड में थे या फिर कहिए बहुत ज्यादा भौचक्के रह गए। 1 अक्टूबर 2024 को एक थिंक टैंक प्रोग्राम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कभी डॉलर को निशाना नहीं बनाया है, क्योंकि यह देश की आर्थिक, राजनीतिक या रणनीतिक नीति का हिस्सा नहीं रहा है। भारत की ऐसी कभी कोई नियत नहीं रही है। ये जरूर है कि भारत के कुछ पार्टनर्स को डॉलर में व्यापार करने में कठिनाई हो रही है। राजन कुमार बताते हैं कि भारत चाहता है कि डॉलर में होने वाले ट्रेड पेमेंट को कम किया जाए। इससे भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर कम होगा और जो डॉलर रिजर्व रहेगा उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकेगा। देखिए, आप सामने स्क्रीन पे आपके है, ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स 27% का हिस्सेदारी रखता है और 2024 में क्या स्थिति थी और 2024 में शामिल हुए देशों की क्या स्थिति है, आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके दिमाग में है, क्या डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है? अगर हाँ, तो किस हद तक? अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन हंट मानते हैं कि अगले 2 साल में ब्रिक्स की करेंसी या सिस्टम अमेरिकी डॉलर को टक्कर देगी। जानकार मानते हैं कि ब्रिक्स देश किसी एक करेंसी को लेकर सहमत नहीं होंगे। हालांकि वे एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं या अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रोफेसर राजन के मुताबिक फिलहाल पूरी तरह से डी डॉलराइजेशन करना संभव नहीं है। अगर ब्रिक्स देशों में नेशनल करेंसी में ट्रेड होता है तो उसकी वैल्यू का आधार डॉलर को भी बनाया जाता है। यानी रूस और चीन के बीच ट्रेड होता है तो रूबल और युआन की वैल्यू डॉलर के आधार पर तय की जाती है। अगर ब्रिक्स देश पेमेंट का कोई सिस्टम बना भी लेते हैं तो उससे डॉलर के इस्तेमाल में कमी आएगी, न कि पूरी तरह से डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या डी डॉलराइजेशन से अमेरिका तबाह हो जाएगा? मजबूत डॉलर और इकोनॉमी के दम पर अमेरिका दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करता है। जब कोई देश उसे किसी भी तरह से चुनौती देता है तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है। ऐसा कर अमेरिका देशों के व्यापार से लेकर उनकी विदेश नीति तक को प्रभावित करता है। डी डॉलराइजेशन देशों के बीच पावर बैलेंस को बदल सकता है, साथ ही एक नए तरह के ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट को आकार देगा। इससे अमेरिका प्रभावित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डी डॉलराइजेशन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना है। उन्होंने हाल ही में एक चुनौती रैली में कहा कि जो देश डॉलर के साथ छोड़ेंगे उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। राजन कुमार बताते हैं कि दुनिया भर में डॉलर में होने वाले ट्रेड ब्रिक्स देशों के ट्रेड से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर ब्रिक्स कोई करेंसी या सिस्टम लाता है तो उसके कारण डॉलर की वैल्यू पर ज्यादा असर नहीं होगा। जेपी मॉर्गन में स्ट्रेटेजिक रिसर्चर एलेक्जेंडर वाइस कहते हैं कि डी डॉलराइजेशन से अमेरिका बाजारों में डिसइन्वेस्टमेंट और भरोसे में गिरावट हो सकती है, जिससे मुनाफा घटेगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिसर्च में डॉलर की कमी आएगी या दूसरी करेंसी में ज़्यादा रिजर्व रखा जाएगा। क्या डी डॉलराइजेशन से चीन का दबदबा बढ़ जाएगा? प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, केवल डी डॉलराइजेशन होने से चीन का दबदबा नहीं बढ़ेगा। दरअसल ब्रिक्स देश ये चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रिजर्व डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी हो, जिससे अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किसी
इन्वेस्टमेंट की तरह ना कर सकें, क्योंकि अभी इन देशों का ज़्यादातर फॉरेन रिजर्व डॉलर में है और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि अमेरिका उनका रिजर्व फ्रीज कर दे। साथ ही ब्रिक्स देश चीन की करेंसी को लेकर सहमत नहीं होंगे। राजन कुमार बताते हैं कि चीन का ज़्यादातर फॉरेन रिजर्व डॉलर में ही है, ऐसे में वो ये नहीं चाहेगा कि डी-डॉलराइजेशन हो और डॉलर की वैल्यू घटे। इससे चीन की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा, इसलिए चीन भी डी-डॉलराइजेशन को धीरे-धीरे करने की कोशिश करेगा और युआन को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर पेश करेगा। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल्स एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के सीनियर फेलो हंस गुथर हिल्बर्ट कहते हैं, वास्तव में चीन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसमें कई कमियां हैं। चीन में कई सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें भारी सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई देश ग्रेट इकोनॉमिक पावर बनाना चाहता है तो ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। क्या डी डॉलराइजेशन से भारत को फायदा होगा या नुकसान? डी डॉलराइजेशन से भारत की अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी और डॉलर पर निर्भरता कम होगी। साथ ही भारत के फॉरेन रिजर्व में दूसरी करेंसी का हिस्सा बढ़ेगा। इसके लिए भारत को धीरे धीरे और सावधानी के साथ डी डॉलराइजेशन का कदम लेना होगा। अगर भारत और रूस के बीच रूबल और रुपए में ट्रेड होता है तो भारत को फायदा होगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा है कि भारत ने रुपए में रूस से क्रूड ऑयल खरीदा, लेकिन कुछ समय बाद रूस को घाटा होने लगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रुपया इकट्ठा हो गया जिसका वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। दरअसल रूस ने भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। भारत ये नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स देशों में चीन के युआन का महत्व बढ़े और उसे सभी देश स्वीकार करें, क्योंकि भारत का चीन की करेंसी में विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि डॉलर और यूरो का वेपनाइजेशन किया गया है? रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। उसने विदेशों में रखा रूस का 282 बिलियन डॉलर का रिजर्व फ्रीज कर दिया। रूसी बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया और अमेरिका बैंकों के जरिए पेमेंट्स रोक दी। अमेरिका ने रूस का रिजर्व फ्रीज कर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया। साथ ही पश्चिमी देश भी रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरह से शामिल हैं। अमेरिका ने ऐसा कर डॉलर का इस्तेमाल एक वेपन यानी हथियार के तौर पर किया। ऐसे में कई देश अमेरिका और पश्चिमी देशों से घबराए हुए हैं और वो अपने रिजर्व और पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं। तो आपने देखा डी डॉलराइजेशन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री, जो कि बहुत ज़्यादा भविष्य में महत्व रखने वाली है। आगे हम लोग देखेंगे आगे और क्या होने वाला है इसमें। क्या बदलाव होंगे, क्या-क्या चीज़ें नई चीज़ें निकल के आने वाली हैं और उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चीन पे क्या असर रहने वाला है, रशिया को क्या फ़ायदा होगा और साथ ही साथ पश्चिमी देशों के साथ संबंध कैसे बनने वाले हैं। तो कुछ नए अपडेट निकल के अगर आते हैं तो फिर हम वीडियो बना के अवश्य डालेंगे। आप क्या राय रखते हैं डी-डॉलराइज़ेशन को लेके? हमें कमेंट करके अवश्य बताएँगे। आपका कमेंट अगर पसंद आएगा तो हम उसे हाइलाइट भी करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।